नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज भी उन तमाम बड़ी खबरों का हम विश्लेषण करेंगे जिनका सरोकार आपसे है, जिनका सरोकार हमसे है। हम आपको आज दिखाएंगे कि चुनावी बॉन्ड के हिसाब किताब को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को क्यों फिर फटकारा। हम आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ही हिमाचल में जो अयोग्य विधायक थे उनको कैसे बड़ा झटका दे दिया। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति बना रही है, इस पर भी नज़र डालेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये दिखाएंगे कि बर्फ़बारी ने एक बार फिर कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी है। लेकिन सबसे पहले आइए बात करते हैं बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव की और उनके कर्म कांडों की। कहते हैं कई बार नेम और फेम ज़्यादा मिल जाए तो वो भी बर्बादी का सबब हो सकता है, क्योंकि शोहरत को संभाल पाना भी बहुत बड़ी बात होती है। शोहरत का नशा अगर सर पर चढ़कर बोले तो इंसान कितने ही गलत काम करता है जिनके कारण उसको उनके अंजाम भोगने पड़ते हैं। बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही विनर घोषित किया गया उसके बाद वो हाई प्रोफाइल हो गया और हाई प्रोफाइल रेप पार्टी के मामले में नोएडा पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया। एल्विश यादव पर आरोप है कि उसने सांपों और सांप से जो जुड़े जहर हैं उनकी सप्लाई में भूमिका निभाई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत इसके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। और खबर ये भी है सूत्रों के मुताबिक कि एल्विश यादव ने जो सांपों के जहर की सप्लाई की बात है वो भी कबूल कर ली है। बहरहाल इस केस के बाद एल्विश यादव के जो फॉलोअर्स होते थे, जो उसको आइडल मानते थे, उनमें काफ़ी कमी आएगी और साथ ही साथ कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठेगा। क्या है पूरा माजरा और क्या क्या घटनाक्रम रहा कल एल्विश यादव की गिरफ्तारी से लेकर, रविवार को क्या हुआ, सोमवार को क्या हुआ और आगे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें लेकर एल्विश यादव की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। सांपों के सौदागर, रेव पार्टी के शौकीन, कई विवादों से घिरे बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव पर शिकंजा कस गया है। एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया और फिर पर्याप्त सबूत मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एल्विश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो पुलिस वालों के साथ हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि एल्विश यादव ने पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई की बात कबूल कर ली है। एल्विश यादव पर नोएडा पुलिस ने सेक्टर 49 में केस दर्ज किया है और इसकी विवेचना नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस कर रही है। पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित रहेगी। जी, वो साक्ष्य के क्रम में एनडीपीएस की धाराओं में बढ़ोतरी हुई है। एल्विश यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 284, 289, 120 बी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 9, 39, 48, 49, 50, 51 के तहत केस दर्ज हुआ है। इस मामले में आरोपियों से बरामद स्नेक वेनम को जांच के लिए भेजा गया था। वहां से मिली रिपोर्ट के बाद एनडीपीएस एक्ट की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। अब आपको बताते हैं कि एल्विश यादव अगर दोषी साबित होते हैं तो क्या सजा हो सकती है। एनडीपीएस एक्ट नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में 10 से 20 साल तक जेल और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है। आईपीसी की धारा 284, भारतीय दंड संहिता की धारा 284 के तहत 6 महीने तक जेल और 1000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। आईपीसी की धारा 289, भारतीय दंड संहिता की धारा 289 पालतू जानवरों से संबंधित है। इसमें 6 महीने तक जेल और 1000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए मिलकर साजिश रचने के लिए लगाई जाती है।
इसमें उम्र कैद या 2 साल या उससे अधिक समय के लिए कठोर कारावास की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि 2 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 51 के सेवरॉन बैंक्वेट हॉल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ शामिल थे। इनके पास से 20 मिलीलीटर सांप का जहर बरामद हुआ था। इसके साथ 9 सांप भी बरामद हुए थे, जिनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 दो-मुंहे सांप और 1 रेड स्नेक था। आरोपियों ने बताया था कि सांपों के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टी में किया जाता है। ये भी खुलासा हुआ था कि एल्विश यादव की पार्टियों में सांपों के जहर से बने ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टरल बॉन्ड के मामले में आज एक बार फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से साफ साफ कह दिया है कि वो चुनावी बॉन्ड से संबंधित जितना भी डाटा है, जितनी भी जानकारियां उनके पास हैं, उसका खुलासा करें और ये सारी जानकारी 21 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर देनी पड़ेंगी और उसके बाद चुनाव आयुक्त जो हैं इनको अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। यानी महज 3 दिन बचे हैं जब एसबीआई को ये साफ साफ बताना होगा कि ये जो चुनावी बॉन्ड थे ये किसने खरीदे, किसको दिए, किसने भुनाए, किसको कितना चंदा मिला, कौन सी राजनीतिक पार्टी ने किस कंपनी से डोनेशन ली और किस कंपनी ने किस किस राजनीतिक पार्टी को डोनेशन दी। ये सारा माजरा 3 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाना पड़ेगा और इसके बाद साफ होगा कि क्या कंपनियां किसी एक खास पार्टी को डोनेशन दे रही थी या ये वो हमाम है जिसमें सारी राजनीतिक पार्टियां या सारी कंपनियां नंगी दिखाई देंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सीबीआई को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम का सारा डेटा सार्वजनिक करने को कहा है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा कि एसबीआई डिटेल्स का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं हो सकता है। एसबीआई को अपने पास मौजूद सभी कल्पना योग्य चुनावी बॉन्ड डिटेल्स का खुलासा करना होगा। कोर्ट ने एसबीआई को कहा कि बॉन्ड क्रमांक का खुलासा करना होगा। एसबीआई चेयरमैन को 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी। इसके लिए बाकायदा एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा। हलफनामे में इस बात का जिक्र करना होगा कि उनके पास कोई जानकारी अब बची नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ईसी के पास एसबीआई से जैसे ही जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड करे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एसबीआई से तरह तरह के सवाल भी पूछे, जैसे कि एसबीआई बॉन्ड का डेटा किस फॉर्मेट में रखा है, अल्फा न्यूमेरिक के पीछे क्या मंशा है, अल्फा न्यूमेरिक को स्कैन करके क्या जानकारी आती है, अगर बॉन्ड को भुनाया जाता था तो ये कैसे पता चलता था कि वो फेक नहीं है। अब ये भी समझ लीजिए कि चुनावी बॉन्ड केस क्या है। राजनीतिक दलों को फंडिंग के लिए 2017-18 में लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों असंवैधानिक करार दिया था। अदालत ने एसबीआई से चुनावी बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा सार्वजनिक करने को कहा था। एसबीआई को बॉन्ड खरीदने वालों के साथ साथ उन्हें भुनाने वाली पार्टियों की जानकारी भी देनी थी। हालांकि एसबीआई ने बॉन्ड के यूनिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया था। यूनिक नंबर्स के जरिए यह मिलान हो पाएगा कि किस चुनावी बॉन्ड को किस राजनीतिक पार्टी ने भुनाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसबीआई से उन्हीं यूनिक नंबर्स की जानकारी देने को कहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाली गई लिस्ट में वे सारे नाम हैं जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। चलिए आपको चंदा देने वाली टॉप 10 कंपनियों से रूबरू करवाते हैं। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर ने 1368 करोड़ का चंदा दिया। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 966 करोड़ का फंड दिया। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़, भारती ग्रुप ने 247 करोड़, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 224 करोड़, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 220 करोड़, किवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड ने 194 करोड़, तो वहीं मदनलाल लिमिटेड ने 185 करोड़ का चंदा दिया। काबिले गौर है कि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड पेश किए गए थे। चुनावी बॉन्ड की पहली बिक्री मार्च 2018 में हुई थी। अब इंतजार है तो बस 3 दिन का।
उसके बाद ये साफ होने की उम्मीद है कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कितना चंदा दिया है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बिग न्यूज़ बिग शो में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का जो सियासी संकट है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आकर टिका हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट में केस लगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विधायक अयोग्य घोषित किए हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने, उनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट नहीं बदल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं उनको एक नोटिस जारी कर रहा है और उनसे पूछेगा कि ये जो उन्होंने किया है इसके मायने क्या हैं और ये किस लिए किया गया। तो कोई झटका आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को दिया है, ऐसा नहीं है, और कोई राहत उन बागी कांग्रेस के विधायकों को मिली है, तो ऐसा भी नहीं है। क्या है पूरा मसला, इसको विस्तार से हम अपनी इस बिग न्यूज़ बिग शो की बिग रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। और चुनाव आयोग ने ये भी पूछा है कि जो 6 मई को उनको एक जवाब दाखिल करना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो आने वाले चुनाव हैं हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा के चुनाव होंगे, उसी के साथ में उसी तारीख को इन 6 सीटों को भी रिक्त समझकर यहाँ पर चुनाव की घोषणा कर चुके हैं। तो इस मसले पर भी चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि क्या इन तारीखों को आगे के लिए टाला जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है। देश की सबसे बड़ी अदालत में हिमाचल प्रदेश के अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट से अयोग्य विधायकों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य विधायकों की सदस्यता बहाल करने से इनकार कर दिया है। दरअसल कांग्रेस के 6 अयोग्य विधायकों ने याचिका दायर कर स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बर्खास्त विधायकों की सदस्यता बहाल नहीं कर सकते। देखिए, मौका देने का बड़ा स्पष्ट है। ये जिस दिन माननीय स्पीकर साहब ने इनको बुलाया था, जो रिकॉर्ड पर मुझे पता चला है, जो रिकॉर्ड के ऑर्डर पढ़कर मैंने पाया है कि इनको बुलाया गया 1:30 बजे और ये विधानसभा में आए, और ये सिर्फ अपने आप नहीं, अपने अधिवक्ता के सीनियर एडवोकेट और भी एडवोकेट्स की एक बैटरी ऑफ लॉयर्स के साथ इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने उनसे समय मांगा तो उन्होंने कहा गया कि 2 ही मुद्दे हैं। एक तो आपका कंडक्ट कि आपने वोटिंग तो भाजपा के फेवर में कर दी, वो स्पष्ट है, लेकिन अब आप भाजपा विधायकों के साथ ही बैठ उठ रहे हैं, उन्हीं के मकड़ जाल में आप जकड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ आप विधानसभा में भी नहीं आ रहे हैं, कट मोशन लगे हैं, कट मोशन पे आप वोट नहीं दे रहे हैं। तो इन सब बातों से जो विधायकों का कंडक्ट था, माननीय स्पीकर साहब ने कहा कि आप, ये तो मेरे सामने की घटनाएं, ये रिकॉर्ड की घटनाएं हैं, तो आप बताएं कि झूठ क्या है इसमें। तो उतना सा स्पष्टीकरण देने के लिए उनको शाम को 4 बजे बुलाया गया। 1 बजे के बाद उनको शाम को 1:30 बजे के बाद 4 बजे बुलाया गया। वो 4 बजे फिर आए और 4 बजे से लेकर 8 बजे तक जो मुझे बताया गया, स्पीकर महोदय के चैम्बर में कार्रवाई चली और वकीलों द्वारा वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स किए गए, और जो भी दलीलें दी गई उसके पश्चात स्पीकर साहब ने दोनों दलीलों पर और अधिक समय मांग रहे थे, क्योंकि उनका मकसद था हमें और समय दिया जाए ताकि हम कुछ और अपने साथ जोड़ लें और चुनी हुई सरकार को, जो हिमाचल की जनता की आवाज़ है, उसको दबा दिया जाए और चुनी हुई सरकार को किसी तरह गिरा दिया जाए। तो वो जो मंशा थी, उस मंशा को रोकने के लिए माननीय स्पीकर साहब ने उनसे 2-3 बातें पूछी। 4-6 घंटे तक आर्ग्यूमेंट्स चले। उसके पश्चात अगर वो कहें कि उन्हें समय नहीं दिया गया, तो आप भी ये जानते, आप भी मेरी इन बातों से स्पष्ट हो सकते हैं, उस ऑर्डर से भी ये स्पष्ट हो रहा है कि उनको पूरा समय दिया गया, और उसके पश्चात हिमाचल की जनता को भी पता है कि उन लोगों ने क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ साफ कहा कि इन विधायकों को न तो वोटिंग का अधिकार होगा और न ही इन्हें विधानसभा में जाने की इजाजत होगी। देखिए, अगली सुनवाई जैसे मैंने पहले कहा 6 मई को रखी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। विधानसभा सचिवालय, क्योंकि विधानसभा स्पीकर ने ऑर्डर पास किए, तो विधानसभा सचिवालय को ये आदेश जारी किए गए हैं। साथ साथ जो महत्वपूर्ण है, वो आज की डेट में जो आदेश करने का मुख्य मकसद माननीय उच्चतम न्यायालय का था, वो ये था कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ये कार्रवाई चलती है तो क्या जो 1 जून को चुनाव निर्धारित किए गए हैं उनको पोस्टपोन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है।
करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये दो मुख्य मुद्दों पर 6 मई को मेरे अनुसार आगे की बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर पूरे मामले पर जवाब जरूर मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी पूछा है कि क्या उपचुनाव आगे कराए जा सकते हैं। इस पर चुनाव आयोग 6 मई को जवाब दाखिल करेगा। देखिए, मैं एक एडवोकेट और लीगल उसके हैसियत से आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रदेश सरकार का इससे पार्टी नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। तो इसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया। जो हमारे 6 बागी विधायक थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए गुहार लगाई थी कि हमारी सदस्यता को बहाल किया जाए इसी स्टेज पर। न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आपकी ना तो सदस्यता बहाल होगी, ना ही आपको किसी प्रकार का वोटिंग राइट होगा। इस पे तो आप बात करना ही छोड़ दीजिए। आगे की जो बात है कि क्या चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या चुनाव जो 1 जून के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिए हैं, क्या वो चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर उस पर चर्चा आज न्यायालय में हुई। तो न्यायालय ने कहा कि ठीक है, इस बात पर हम सुन लेते हैं कि क्या ये चुनाव होना है 1 जून को। तो 7 मई को हिमाचल प्रदेश में नॉमिनेशंस की डेट्स डिक्लेयर होंगी। उस नोटिफिकेशन से पहले 1 दिन पहले इस पर्पस के लिए रखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बताए कि क्या वो चुनाव डेफर कर सकते हैं या इस चुनाव को 7 में ही कराया जा सकता है। परंतु आज मेरिट पर, उस मामले के मेरिट पे किसी प्रकार से कोई चर्चा नहीं हुई। और जो भी हमारे बागी विधायकों के माननीय अधिवक्ता महोदय ने दलीलें दी, उनको पूर्ण रूप से खारिज किया गया। काबिले गौर है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभी 6 विधायकों को अयोग्य करार दिया था और स्पीकर के उस फैसले को अयोग्य विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली से विनय सिंह, सूर्य समाचार। लोकसभा चुनाव सर पर हैं और लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनमें बैठकों का दौर लगातार जारी है, जिसमें सभी पार्टी के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा को लेकर भी मंथन हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल रहे। और इसी तरीके से हिमाचल की जो 4 सीटें हैं उन पर कांग्रेस का मंथन होगा और इस मंथन में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। क्या क्या घटनाक्रम रहा और कौन कौन से नेता दिखाई दिए, इसके चलते हम इस रिपोर्ट के जरिए आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है और सियासी बिसात पर अपने अपने मुफीद मोहरे फिट किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। कोर ग्रुप की इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। बैठक में देश की तमाम लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई और चर्चा हरियाणा के बाकी 4 उम्मीदवारों को लेकर भी हुई। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक मंगलवार को होनी है। मंगलवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी शिरकत करेंगी। बैठक में हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस की चुनाव समिति घोषणा पत्र को भी मंजूरी दे सकती है। बहरहाल बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के चुनावी वादे क्या क्या होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। होली के पावन मौके पर मथुरा श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध और आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है। यहाँ पर हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं का तांता लगा है और तांता इतना ज़बरदस्त लगा है कि इसमें भगदड़ ही मच गई। राधा रानी के मंदिर में जब लड्डुओं का प्रसाद बांटा जा रहा था तो लड्डू लेने के लिए भक्तजन एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगे और उस भगदड़ में लगभग 20 लोग के करीब घायल हो गए। क्या हुआ और जो चश्मदीद हैं
ये पूरी की पूरी घटना को किस तरीके से बयां करते हैं। और जो चश्मदीद बता रहे हैं कि लड्डुओं का प्रसाद लेने के लिए जो व्यवस्था थी वो चरमरा सी गई और भगदड़ के कारण कई चोटों का और कई जो श्रद्धालु हैं उनको फ्रैक्चर भी हो गया है। मथुरा के राधा रानी श्रीजी मंदिर में लड्डू होली के दौरान भगदड़ की ये तस्वीरें देखिए। किस तरह एक के ऊपर एक कई श्रद्धालु गिर गए। कुछ लोग भीड़ की भारी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आए, तो कुछ लोग भीड़ में फंसे लोगों को हाथ पकड़कर बाहर खींचते रहे। भीड़ में मौजूद बच्चे और महिलाएं चीखने चिल्लाने लगे। इस हादसे में करीब 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। सभी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कुछ का मौके पर ही इलाज किया गया। वहीं बरसाना में लठमार होली समारोह के दौरान मची भगदड़ को एसएसपी मथुरा शैलेश कुमार पांडे ने महज अफवाह बताया और दावा किया कि बरसाना में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। बरसाना में लड्डूमार होली का आयोजन चल रहा है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। कई जगह ये अफवाह भगदड़ की फैलाई जा रही है जो सरासर गलत है। भीड़ काफी है, परंतु नियंत्रित करके भीड़ को मंदिर में छोड़ा जा रहा है और दर्शन करने के बाद लोग निकल रहे हैं। सभी से अनुरोध है कि किसी भी तरह की गलत खबरों को प्रसारित न करें। भीड़ भाड़ ज्यादा है, श्रद्धालुओं से भी अनुरोध है कि छोटे बच्चों और बुजुर्ग भीड़ भाड़ अवॉइड करें। जब भीड़ कम हो तब आके दर्शन करें। किसी भी तरह की भागदड़ का खंडन किया जाता है और साथ ही साथ अपील की जाती है कि इस तरह की भ्रामक खबर न फैलाएं। दरअसल रविवार को लाडली जी मंदिर में लड्डू होली का आयोजन किया गया था। रविवार होने के कारण मंदिर में हर दिन से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद थी। मंदिर में रविवार शाम लड्डू होली का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए थे। कई श्रद्धालु सीढ़ी पर खड़े होकर मंदिर के पट खुलने का इंतजार कर रहे थे। सीढ़ियों की रेलिंग उनका दबाव झेल नहीं सकी और वो टूट गई, जिससे सीढ़ी पर खड़े कई श्रद्धालु नीचे गिर गए और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। बहरहाल इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं प्रशासनिक इंतजामों पर भी सवाल या निशान खड़ा करती हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं धरती के स्वर्ग जम्मू कश्मीर की। कश्मीर को धरती का स्वर्ग बताया जाता है और अभी जो महीना चल रहा है, इस महीने में आमतौर पर बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग हो या स्थानीय लोग हों, कोई भी ये नहीं सोचता कि इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है, जहां से अलग अलग खबरें हमारे को देखने को मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर में अलग अलग सड़कें हैं जो भूस्खलन के चलते, हिमस्खलन के चलते बंद हो गई हैं। यूँ कहिए कि बहुत सारे गांव शहर ऐसे हैं जहां के निवासियों का बाकी दुनिया से संपर्क टूट गया है। और इस ताज़ा तरीन तस्वीरों की जो कहानी है वो कह रही है कि ये जो मुश्किलात हैं अभी कुछ रोज़ और चलेंगी। ये तस्वीरें देखिए। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी अब मुसीबत का सबब बन चुकी है। यही वजह है कि सीमा सड़क संगठन को हिमस्खलन से प्रभावित क्षेत्र में व्यापक निकासी अभियान चलाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें बांदीपुरा गुरेज मार्ग की हैं, जहां सड़कों से लगातार बर्फ हटाई जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्फ को हटाने में कितनी मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा होगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हुई बर्फबारी ने पर्यटकों की संख्या तो बढ़ाई, लेकिन लोगों को सफर करने में दिक्कतें आने लगीं। भारी बर्फबारी के कारण ज्यादातर मार्ग बर्फ से ढक गए। इस वजह से सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी बंद हो गई। हिमपात के बाद अब केंद्र शासित राज्य में हिमस्खलन से जुड़ी घटनाएं सामने आने लगी हैं। हिमस्खलन होने से सड़कें पूरी तरह से उसमें धंस गईं। इसमें आमजनों को भी घर से बाहर निकलने में दिक्कतें महसूस होने लगीं। बर्फबारी ने जहां कारोबार बढ़ाया, वहीं आमजन का जीवन भी अस्त व्यस्त कर दिया। अब बीआरओ टीम बांदीपुरा गुरेज मार्ग पर बर्फ हटाने का काम कर रही है, ताकि वाहनों के लिए आवाजाही खोली जा सके। सूर्य समाचार के लिए श्रीनगर से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट।
बहरहाल बिग न्यूज़ बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज़ बिग शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।